बैक एवरीवन। चलिए, सोशल सफेयर बाय वनिता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जब हम मिड 18th तक आए, आपके यहाँ पे लिखा मिड 18th, तब तक हमें कोई भी नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो मिल ही नहीं रही थी इन द यूरोप। कोई नेशन स्टेट वाला कंसेप्ट नहीं था। ये ट्रेवल करके कहाँ से आया था? फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस ही पहला ऐसा कंट्री था जिसने नेशनलिज्म की बात की और अपनी रेवोल्यूशन स्टार्ट की। जिन देशों को हम आज की डेट में इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड इन नामों से जानते हैं, ये उस टाइम अलग अलग किंगडम्स के अंडर थी और डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स के कंट्रोल में थी, जो कि उनकी एक ऑटोनॉमस टेरिटरी थी, यानी जिनके ऊपर वो गवर्न कर सकते थे, उनका हक था। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे, चाहे ईस्टर्न हो, सेंट्रल यूरोप हो, हर जगह मोनार्कीज का रूल ही चलता था। पर एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि यहाँ पे रहने वाले लोग डाइवर्स पीपल होते थे, कि लोगों की मे बी लैंग्वेज अलग है और उनका शायद कल्चर भी अलग है और शायद हो सकता है एथिक्स भी अलग हैं, और इसीलिए इन लोगों के बीच में कभी भी नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। रिमेंबर, क्योंकि ये लोग अलग अलग उससे आ रहे थे, तो नो नेशनलिज्म फीलिंग अमंग दीज पीपल। आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और क्या रीज़न भी दिया हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों था, क्योंकि ये लोग क्या बोलते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस। देखो, हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि जब फ्रांस था वहाँ पे फ्रेंच को एक कॉमन स्पोकन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया, जबकि वो पहले सिर्फ इलीट क्लास ही बोलती थी या रॉयल फैमिली बोलती थी। लेकिन ताकि लोगों में एक कनेक्टिविटी आए लैंग्वेज के बेसिस पे, इसीलिए एक लैंग्वेज कर दी गई कंट्री की। पर जब हम यहाँ देखते हैं कि क्यों नेशनलिज्म की फीलिंग अभी तक यूरोप में मिड 18th सेंचुरी तक नहीं आई थी, क्योंकि लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे थे। ये आपका पॉइंट 1 है। एंड सेकेंडली डिफरेंट एथिक ग्रुप्स से थे, तो ये सेकेंड पॉइंट है। मतलब उनका ना ट्रेडिशन ना कल्चर कुछ भी एक नहीं था। अब ये यहाँ पे हैब्सबर्ग की एग्जाम्पल दे रहा है आपको कि यहाँ पे ऑस्ट्रियन हंगरी जो है रूल्ड ओवर ऑस्ट्रियन हंगरी, इस एम्पायर ने रूल किया। और ये एक पैचवर्क था। पैचवर्क मतलब छोटे छोटे, मैंने एक कपड़ा काटा यहाँ लगा दिया, दूसरा अतरंगी सा वहाँ लगा दिया, तीसरा ऐसे कर दिया, तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया जिसमें मैंने कोई भी पीस एक दूसरे पे मिल नहीं रहा था। लेकिन कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस टाइम लगता था अच्छा किसने रूल करना है, किंग नहीं करना है तो करने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन के रीजन्स थे और पीपल थे। तो ये फर्दर आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं कैसे। और यहाँ पे कोई इटालियन स्पोकन पर्सन्स थे, कुछ जर्मन स्पीकिंग पर्सन थे, तो इनकी लैंग्वेज ही एक नहीं थी। जब इनका बोलने का तरीका एक नहीं है, ये एक दूसरे के साथ अपना कन्वर्स नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते हैं, अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो कनेक्टिविटी कहाँ से आएगी। तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं बहुत सारे, जिसमें ये बताया गया है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ रहते थे। दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन विच वी हैव टू यहाँ पे पुट स्ट्रेस ओवर, कि वो बाइंड थे एक दूसरे के साथ रहने के लिए, डाइवर्स ग्रुप, क्योंकि उनको पता था कि उनको एक कॉमन बंदा जो है, उनकी एलिगेंसी मीन्स लॉयल्टी एक बंदे के लिए है, दैट इज कौन? द एम्परर। हमारा राजा जो है वो कॉमन है, जो किंग जो है वो कॉमन है, उसी के लिए ही हमने अपनी लॉयल्टी दिखानी है। तो पॉइंट तो यही उठता है, आपका बुक भी यही क्वेश्चन दे रहा है कि आखिरकार फिर ये एमरजेंस कैसे हुई, नेशनल स्टेट्स की, जो नेशन स्टेट्स की एमरजेंस कैसे हुई। पर उससे पहले हम आगे चलें, जो आपके यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने अपने बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लर्न कर लेना है। जब भी बुक में कुछ छोटा भी मेंशन किया है तो दैट इज ओपन फॉर द इवेल्युएशन। रिमेंबर, सीबीएसई कभी भी कहीं से कुछ भी दे सकती है। और ये तो फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इटली की तरफ इन्वेड कब किया नेपोलियन ने, फिर उसका फॉल कब हुआ, यहाँ पे आपके यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, इन सब की, साल्व नेशंस की, सबके बारे में इसमें बात की गई है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं करेंगे। तो अब
इस चीज़ की इमरजेंस यूरोप में कैसे हुई? विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मिडिल क्लास। अभी तक किंग रूल करता था, एरिस्टोक्रेसी को आप रिच पीपल कंसीडर कर सकते हो ऑफ द सोसाइटी, और मिडिल क्लास तो आप समझते ही हो। तो मतलब पहले हायरार्की में सिर्फ दो ही थे, एक रिच था और एक बिल्कुल ही पुअर था। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे जैसे एजुकेशन का स्प्रेड हुआ, जैसे जैसे लोग जो हैं वो बाहर जाना शुरू हुए अपनी कंट्री से, चाहे वो ट्रेड के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, तो एक और क्लास का एमर्जेंस हुआ, वो थी मिडिल क्लास। अब जब मिडिल क्लास बाहर जाने लगी, पढ़ने लगी, चाहे वो मर्चेंट्स थे, व्यापार के लिए जा रहे थे, ट्रेड के लिए जा रहे थे, बिजनेस के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने आके आइडियाज़ बताए कि पता है तुम्हें फ्रांस में क्या चल रहा है आजकल, वहाँ पे तो ना लिबर्टी के लिए लड़ाई हो रही है और वो कह रहे हैं कि हमने राजा के रूल के अंडर नहीं रहना। तो वही चीज़ आके उन्होंने अपनी कंट्री में बताई, अच्छा ऐसा भी हो रहा है, ये भी एक तरीका है। तो धीरे धीरे वही चीज़ होनी शुरू हो गई। देखो हमारे यहाँ पे भी तो ऐसे ही हुआ ना, कोई गया होगा कभी कोई बाहर, तो वहाँ से जाके वो पिज़्ज़ा ले आया, देन वो मोमोज ले आया, वो कोई इंडिया के थोड़े ना थे, हमने खाने शुरू कर दिए थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से, अपनी कंडीशंस के हिसाब से। अब क्या था कि जब हम एरिस्टोक्रेसी की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग ये कंसीडर नहीं कर रहे कि मिडिल क्लास आ गई, तो जब हम एरिस्टोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी क्लास थी जो डोमिनेट कर रही थी कॉन्टिनेंट को, यूरोप के। तो ये वो क्लास थी जिसका बहुत कंट्रोल एस्टेब्लिश रहता था, और नॉर्मली इनकी जो है आपस में यूनिटी भी बहुत थी, ये बहुत ज़्यादा यूनाइटेड थे, ये मैटर ही नहीं करता था कि इनमें कोई रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं भी या नहीं। और फिर इसके अलावा इनको रिस्पेक्ट भी किया जाता था। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट, इनके पास कंट्री साइड में यानी विलेजेस में कुछ हाउसेस भी थे, कुछ इनकी लैंड भी थी। सेकेंडली ये क्या कर रहे थे, ये फ्रेंच बोलते थे ताकि ये डिप्लोमेसी के साथ या हाई सोसाइटी के साथ उठ बैठ सकें। फिर इनकी जो फैमिलीज थी उनके बीच में जो है मैरिजेस के टाइज होते थे आपस में, ये लोग खुद ही ऑब्वियसली हाई क्लास है तो बीच बीच में अपनी फैमिलीज की इनकी ऐसी टाइज चलती थी कि शादियां इनके आपस में हो जाए। हाँ, ये बहुत पावरफुल क्लास तो ज़रूर थी, पर इनका नंबर बहुत कम था, यानी कि जो रिच लोग थे वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उनका नंबर बहुत ही कम था रिच पीपल का। पर मेजॉरिटी किसकी थी? अब मेजॉरिटी में कौन सी क्लास आ रही थी? वो थे हमारे फार्मर्स, उनकी पॉपुलेशन थी जिसको हम पीजेंट्री क्लास बोल रहे हैं। तो ये लोग, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे वेस्ट में बल्क लैंड वॉज फार्म्ड बाय किन्से टेनेंट्स, यानी कि जो कि लैंडलेस हुए। अब इनके पास तो लैंड ही नहीं है, तो ये क्या हुए? लैंडलेस। और यहाँ स्मॉल ऑनर्स थे। फिर इसी तरह ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात की गई है कि यहाँ पे कैसे लोग थे, मोस्टली उनके बारे में बात किया गया है कि एस्टेट वॉज कल्टिवेटेड बाय सर्व्स कौन है यहाँ पे? स्लेव्स। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी थी? जो कि बिल्कुल पुअर पीपल थे। अब इनके बीच में, ये दो हायरार्कीज के बीच में अब तीसरा बंदा कौन बोलेगा? तो उस टाइम किसकी इमरजेंस हो गई? मिडिल क्लास की। और ये दो चीज़ें, इसके अलावा एक और क्लास उठ के आई, वो कौन सी थी? वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने के कारण एक नई क्लास आई जिसको हमने क्या कहा? कमर्शियल क्लास। वो कौन सी क्लास थी? कमर्शियल क्लास। तो ये एक तीसरी क्लास जो थी, पर ये भी ऑब्वियसली रिच है क्योंकि इन्होंने भी इंडस्ट्रीज को होल्ड किया हुआ है। ठीक, तो ये भी आपका एमसीक्यू हो गया यहाँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कहाँ से हुई, तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं कि इंग्लैंड से हुई, और यहाँ पे 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ पार्ट में ये शुरू हुई। तो इस तरह से, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं फ्रांस की या जर्मनी की, तो ये चीज़ कब हुई? ड्यूरिंग दी 19th सेंचुरी। अब जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तब एक नया ग्रुप शुरू हो गया आना, और वो कौन सा था? वर्किंग क्लास, जिसको कि हमने मिडिल क्लास जो है उन्होंने बनाया, दे मेड अप। अब ये क्या बने? ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी बने, और क्या बने? बिजनेसमैन भी बने, और प्रोफेशनल यानी कि टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ऐसे डिफरेंट प्रोफेशंस में भी ये लोग चले गए। तो इस तरह से जब तक मिडिल क्लास नहीं आया था तब तक एक और नई कैटेगरी इमर्ज नहीं हुई थी, चल रहा था जैसे सोसाइटी चल रही थी, किसी को कोई फर्क
नहीं पढ़ता था। अब जैसे ये मिडिल क्लास आया, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास आया, सी यहाँ पे आपके, तो ये लिबरल मिडिल क्लास, लिबरल वर्ड को हम नीचे एक्सप्लेन करने वाले हैं तो मैं यहाँ भी नहीं शुरू करूँगी। और ये आइडिया क्या लेके आया, नेशनल यूनिटी का। और इसने क्या कहा, एबॉलिश कर दो किसको, रिच पीपल की जो प्रिविलेज चल रही है, या आपके जो नोबिलिटी है उसको हम कैंसल कर दें, नोबिलिटी को हम कैंसल कर दें, उसकी प्रिविलेजेस को खत्म कर दो। क्यों, वो किस लिए गेन किया उसने। अभी एक है आपके यहाँ पे ठाकुर बैठा हुआ है, फ्यूडल लॉर्ड, उसने आगे अपनी लैंड उसका बेटा देख रहा है। वो ऐसे ही हायरार्किकल वे में चले जा रहे हैं, चाहे वो कैपेबल हैं या वो कैपेबल नहीं है। तो ये ऐसे समझ लो कि अगर आराध्या बच्चन फैमिली में पैदा हो गई है तो अब वो उसका हक ही है कि वो जाके आगे एक्टर ही बनेगी, चाहे उसमें कैलिबर हो या ना हो। अगर हो तो वेल एंड गुड, ना हो तब भी वो एक्टर बन जाएगी। क्यों, क्योंकि वो एक एक्टर फैमिली में बॉर्न की है। तो इस तरह से ही प्रिविलेजेस जो है पास ऑन हो रही थी टू द अरिस्टोक्रेटिक क्लास, चाहे उनके आने वाले बच्चे जो हैं वो आगे कैपेबल हैं नहीं है, लेकिन वो टाइटल्स गेन कर लेते थे, प्रिविलेजेस गेन कर लेते थे। हम अभी तक तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रही थी, इसमें कुछ ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट चीजें मिस नहीं हुई हैं। अब बात आ रही है लिबरल नेशनलिज्म की। तो लिबरलिज्म जो वर्ड है इसका मतलब ये कहाँ से डिराइव हो रहा है, लैटिन वर्ड लिबर से, जिसका मतलब है फ्री, या हम क्या बोलेंगे कि हमें क्या चाहिए, फ्रीडम। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या है, आजादी। तो एक नया वर्ड जो है अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में घूमना शुरू हो गया। जब नेशनलिज्म का आइडिया लेके आई मिडिल क्लास, तो वो वर्ड क्या था, फ्रीडम या लिबरलिज्म या फ्री। तो क्योंकि ये बुक में दिया है इसलिए ये ओपन है अभी आपका एमसीक्यूज के लिए। और ये वर्ड जो आपका लेके आए वो कौन थे, दैट इज योर न्यू मिडिल क्लास। ये लोग लेके आए थे। इनके लिए क्या मतलब लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, मुझे आज़ादी चाहिए, इंसान को आज़ादी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। इन्होंने ये नोशंस अपने डेवलप कर दिए कि हमें सबको समान मानो, एक जैसा मानो इन फ्रंट ऑफ लॉ। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने तीसरी चीज की बात की, इन्होंने कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट की बात कर दी कि किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, बाय कंसेंट। गवर्नमेंट बाय कंसेंट से हम क्या समझते हैं, मतलब कि ऐसी गवर्नमेंट जो किस पे बनी हो, या तो मेजॉरिटी के ऊपर बनी हो या लोगों ने इलेक्ट किया हो। दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, इलेक्टेड बाय द पीपल, कोई भी बात आप बोल सकते हो कि इन दोनों में से बनी हो। तो यानी कि अब जाके नया कंसेप्ट शुरू हुआ अर्ली 19th सेंचुरी में कि भाई सरकार जो है वो बन सकती है ऑन द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, एक राजा ही अकेला नहीं रह गया जो हम पे रूल करे। तो इसीलिए, और फिर इनके पास एग्जाम्पल भी था, तो इसीलिए इनके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आई वहां से एग्जाम्पल भी था। अब एग्जाम्पल में फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या मिला इन्हें वहां से, एक तो एंड हो गया ऑटोक्रेसी का, फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी बना वहां पे, और जो गवर्नमेंट आई वो कैसी आई, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। यानी जैसे हमारी कंट्री में इस टाइम गवर्नमेंट चल रही है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, हम चुनते हैं सरकार और वो बनते हैं। तो ये एक नया आइडिया जो है उस टाइम स्प्रेड होना शुरू हुआ। एंड साथ ही उन्होंने ये भी बोला, एक और लिबरल्स ने स्ट्रेस दिया कि हमारी जो है सिक्योर की जाए प्रॉपर्टी भी, क्योंकि आपकी जो एरिस्टोक्रेसी थी या जो चर्च पीपल थे, आप अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन में बात करते हैं, नोबिलिटी थी, वो क्या करती थी, आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी आपसे ले लेती थी जब वो देखती थी कि इन्होंने मुझसे लोन लिया और लोन वो रीपे नहीं कर पाए। तो उस कंडीशन में उन्होंने कहा नहीं, हमारी प्रॉपर्टी भी सिक्योर होनी चाहिए, हमसे कोई छीनेगा नहीं किसी भी वे में। इक्वालिटी बिफोर लॉ की तो ये लोग बात कर ही रहे थे, इसके साथ साथ इन्होंने किसकी बात की, एक और इम्पॉर्टेंट बात, यूनिवर्सल सफरेज, मतलब राइट टू वोट की ये लोग बात कर रहे हैं इस टाइम। फिर से इनको एग्जाम्पल कहाँ से ले रहे हैं ये लोग, ये फिर से एग्जाम्पल लेके आए फ्रांस से कि वहां पे भी इसी तरह से फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया
ये अगेन आपका MCQ बन रहा है यहाँ पे कि लिबरल डेमोक्रेसी आए। लिबरल मतलब आज़ाद, डेमोक्रेसी मतलब इलेक्टेड पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल, और राइट टू वोट जो है वो दिया जाए, ठीक है, ताकि लोग अपनी इसमें से कर सकें। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी था फ्रेंच रेवोल्यूशन का कि मैन विदाउट प्रॉपर्टी या वुमेन, इन लोगों को उन्होंने राइट टू वोट नहीं दिया था, जिसको हम पॉलिटिकल राइट कहते हैं। और काफ़ी देर तक वुमेन तो स्ट्रगल करती रही, जाके 1946 में अगर आप अपनी 9th क्लास को देखते हैं तो उसको वुमेन को राइट टू वोट मिला था जाके इन फ्रांस। तो वो तो बहुत स्ट्रगल किया उसने ये अपने लिए अधिकार पाने का या सफरेज पाने का, उसने बहुत स्ट्रगल किया। फिर यहाँ पे आपके दोबारा से फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात ही चल रही है। एग्जाम्पल कि जैकोबिन क्लब बना, ये एक पॉलिटिकल क्लब था और इसने उस टाइम हर एक मेल को, एक्टिव पैसिव सिटीजन्स हटा दिए, लेकिन हर एक मेल को इसने क्या किया, दिया राइट टू वोट। अब लेकिन जब नेपोलियन आया वापस तो उसने इसको लिमिट किया सफरेज को, और वुमेन को जो है वो रिड्यूस कर दिया। उसने वुमेन को राइट टू वोट नहीं दिया, उसको माइनर के स्टेटस में डाल दिया कि इसके पास हक नहीं है। हम अभी कंफ्यूज मत हो जाओ, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली आपका 9th क्लास रिकॉल करवाया जा रहा है। और फिर इसी के बाद इन्होंने स्ट्रगल किया एंड उन लोगों ने जो है इनको पॉलिटिकल राइट्स दे दिए। वरना वुमेन जो थी वो किसकी सब्जेक्ट किया, कौन उसके ऊपर अपना हक चला के रखता था, फादर एंड हस्बैंड। अब इस पैराग्राफ में तो हमने जो बात किया वो हमारा रिलेटेड था विद पॉलिटिक्स, है ना। तो अब हमने यहाँ पे आगे क्या बात, पर अब जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो एक किस चीज की बात कर रहा है, इकोनॉमिक स्फीयर की। तो हम इस वाले पैराग्राफ में इकोनॉमिक स्फीयर की बात करने वाले हैं। अब क्या हुआ, लिबरलिज्म। अब यहाँ आज़ादी का क्या मतलब है, यहाँ फ्रीडम का क्या मतलब है। ऊपर तो लोगों के लिए फ्रीडम का मतलब हमने सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन के हिसाब से समझ लिया, लेकिन जब इकोनॉमिक फ्रंट आता है, पैसों की बात आती है या इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, तो लोगों के लिए फ्रीडम का क्या मतलब है। वही मतलब जैसे हम लोग स्वराज का लिए अलग अलग मतलब समझते थे, इंडिया के साथ रिलेट करके देखो। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि हमें फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहिए। और कुछ इनके ऊपर शायद रिस्ट्रिक्शंस लगी होंगी, उनको एबॉलिश, खत्म कर दो जो स्टेट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। मे बी वो किस वे में हो सकता है, टैक्सेस भी हो सकते हैं, यहाँ पे इधर उधर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स की बात की इन्होंने कि उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, वो भी खत्म कर दो। पैसों की बात, यहाँ कैपिटल का मतलब दिल्ली एंड ऑल दैट नहीं है, यहाँ मनी से मतलब है, गुड्स एंड कैपिटल। तो इन सब चीज़ों की जो है, इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो ख़त्म कर दो, ताकि व्यापार हमारा फ्लरिश कर सके, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके अपने बिजनेस के पर्पस के लिए। और इकोनॉमिक फ्रंट पे ये डिमांड सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे शुरू हो गई, इन द जर्मन स्पीकिंग एरियाज में। और वो कह रहे थे वो जो नेपोलिक कोड हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो अब क्या था कि जर्मनी में छोटी छोटी स्टेट्स के 39 छोटी छोटी स्टेट्स को मिलके आज की डेट में हम उसको जर्मनी कंसीडर करते हैं। और हर एक स्टेट का क्या था, अपने पैसे थे, अपना ही वेट्स का सिस्टम था और मेजर्स का सिस्टम था। इसलिए जब लोग ट्रेवल करते थे फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग अपने गुड्स पास करने के लिए, तो उनको अलग अलग 11 कस्टम बैरियर्स से निकलना पड़ता था और हर जगह जाके वो कस्टम ड्यूटी या टैक्स पे कर रहे थे, जिसके कारण एक मर्चेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। और ये टैक्स लगता कैसे था कि इनके वेट कितना है, इनका गुड्स कितने हैं, अगर इनके पास 50 किलो है, 60 किलो है, इस हिसाब से इनका जो है गुड्स के ऊपर टैक्स लगता था। कोई फिक्स टैक्स नहीं था कि अगर तुम हमारी टेरिटरी में एंटर कर गए तो तुमको कम से कम 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं था। ये इट वॉज नॉट लाइक दैट। ये इनके सामान के वेट के ऊपर, गुड्स के वेट के ऊपर मैटर करता था कि वो लोग कितना ज़्यादा उनका होने वाला है। और फिर इसका जो कैलकुलेशन का जो हिसाब किताब था वो भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो हम ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स कर रहे हैं
कि क्या इसके ये कुछ प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे थे जिसके कारण उन्होंने किसको इम्प्लीमेंट कर दिया, नेपोलिक कोड को। हम किन की बात कर रहे हैं, जर्मनी की 39 स्टेट्स की। अब जैसे एग्जांपल ले लो, अब यहाँ पे इन्होंने आपको एल का एग्जांपल दिया हुआ है कि चलो जी डिफरेंट डिफरेंट कपड़ा हम लोग नाप रहे हैं। तो हम अगर अपनी ईजी लैंग्वेज में बात करें तो हमने अगर क्लोथ अगर हम मेजर कर रहे हैं तो कहीं पे वो लोग उसको मेजर कर रहे हैं इन द वे कि वो मीटर्स में है, कहीं उसको मिलीमीटर में नापने लग गए हैं, तो फिर कहीं पे उसको सपोज कर लो वो किलोमीटर में नापने लग गए हैं फॉर एग्जांपल। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता आपके समझने के लिए। तो अब हर जगह की जो है, अब हो सकता है कि मीटर में वो कहें कि फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपका कपड़ा जो है वो 1 मीटर जैसे हम लगा लेते, चलो 100 सेंटीमीटर में आ गया, इसमें आपका जो है वो 98 सेंटीमीटर आ गया, किलोमीटर में जो है आपका 110 सेंटीमीटर आ गया। तो भाई बंदे का तो नुकसान हो रहा है ना, यहाँ तो फायदा हो गया लेकिन यहाँ तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो वो इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये जो अलग अलग चीज़ें हैं ना ये नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इससे उनका ट्रेड जो उनका फ़ायदा भी नहीं होता था, नुकसान बहुत होता था। तो ये उसके रास्ते में या अपनी सच इकोनॉमिक एक्सचेंजेस के रास्ते में इसको क्या मानते थे, एक हिंड्रेंस मानते थे, एक रुकावट मानते थे। और वो कहते थे कि ग्रोथ जो है, एक्सचेंज एंड ग्रोथ ऑफ न्यू कमर्शियल क्लासेस, अब हम यहाँ से जाएं, हम जाके बाहर नेपाल में अपना कपड़ा बेचने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर इतने बैरियर्स हैं तो डेफिनेटली हम लोग भी कहीं छोड़ो यार, इतने तंग होने से अच्छा बेटर है मत जाओ ट्रेड करने, यहीं कर लो अपने एरियाज में। तो फिर एक बात उठनी शुरू हुई कि इतना सादा दिमाग लगाने से अच्छा है क्यों ना हम अपनी एक इकोनॉमिक टेरिटरी बना ले यूनिफाइड। अब ये कौन बात कर रहा है, ये वो 39 स्टेट्स बात कर रही हैं। क्या बना लें हम, एक अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी, और जहां पे हमें कोई रुकावट ना हो मूवमेंट ऑफ गुड्स या पीपल या पैसे के एक्सचेंज में। तो इसी के चलते इन 1834 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे आपका फिर से क्वेश्चन बन जाता है ऑन द वर्ड यूज्ड हियर, ज़ोल्वेरिन। तो अब ये ज़ोल्वेरिन आपका क्या है, बेसिकली ये आपकी एक इकोनॉमिक टेरिटरी है। अब ये जो लोग हैं जिन्होंने इस टाइम्स में अपने आप को टाई कर लिया है या ये उन्होंने ट्रीटी साइन कर ली है, तो इन स्टेट्स में आप लोग फ्रीली घूम सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहला पॉइंट तो हमारा यही होने वाला है कि ये बना कब था, ठीक है। और आपको समझ आ गया ना, अगर ये इकोनॉमिक टेरिटरीज है तो वर्ड ज़ोल्वेरिन हो कुछ भी हो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये इनिशिएटिव कहाँ लिया गया था, फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ किसने, रशिया ने, और बहुत सारी जर्मन स्टेट्स ने भी इसको मेजर्स को अडॉप्ट किया। इसका मेन मकसद क्या था, दैट इज योर सेकंड पॉइंट। क्या अबॉलिश किया इन्होंने, टैरिफ बैरियर्स, ये जो हमारा मीटर ये वो जो लोगों को तंग कर रहा था वो बैरियर्स इन्होंने खत्म कर दिए और रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ करेंसीज को ओवर 30 से लेके कितनी कर दी, सिर्फ 2। तो इन्होंने सिर्फ 2 करेंसीज रखी ड्यूरिंग, आप अब एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, बाकी इन्होंने सारी की सारी करेंसीज जो हैं वो खत्म कर दी। फिर ताकि मूवमेंट जो है कमर्शियल मूवमेंट बढ़िया आराम से हो सके, उसके लिए इन्होंने क्या क्रिएट किया, रेलवेज का नेटवर्क। और इसका फर्क, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो गया नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए। अब जैसे ही ये सब चीजें हुई तो एक फिर से वेव शुरू हो गई इकोनॉमिक नेशनलिज्म की, जिसने किस और वेव को इन्होंने स्ट्रेंथन करा, वो थी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स की। मेरा देश जो है वो महान है, उन सेंटिमेंट्स की जो है वो भी ग्रोथ साथ साथ होनी शुरू हो गई। आई होप थोड़ी हिस्ट्री यहाँ पे स्लो थी लेकिन आपको अच्छे से समझ आई। इसके बाद हम आगे न्यू कंजर्वेटिव्स करेंगे आफ्टर 1815 और हम लोग देखेंगे कि अब नेपोलियन को क्या हुआ और कैसे उसके साथ आगे ट्रीट किया गया और उसकी ट्रीटमेंट के बाद फिर फर्दर क्या चेंजेस आए यूरोप के। तो अब यहाँ आपने समझ लिया कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि नेशनलिज्म की फीलिंग आई, क्यों,
क्योंकि कमर्शियल क्लास जो थी वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रही थी और उसको पता लग गया कि देखो भी फ्रांस में ये चीज़ें हुई हैं। तो पॉलिटिकली चेंजेस भी मांगे उन्होंने एंड इकोनॉमिकली चेंजेस भी मांगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए और अच्छे से वीडियोस को देखते रहिए ताकि मुझे भी इनकरेजमेंट मिले कि मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।